Hello everyone. So after completing the alkenes, हमें एल्कीन स्टार्ट करना है, लेकिन एल्कीन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में कन्फर्मेशंस रह गया था एंड पाइरोलिसिस एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का कंपैरेटिव जस्ट द एंड ऑफ एल्काइन विल डिस्कस। एल्केन में जो इथेन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जनरली टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसको अगर हम लोग बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनाएं तो इसके हमें दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास और ये दूसरा स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें मालूम है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहां पर है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहां पर है। अब इथेन का स्ट्रक्चर आप अगर ऐसा बना रहे हैं जिसमें ये वाला H इस वाले H के पैरेलल है, तो होगा क्या? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की वजह से रिपल्सन स्टार्ट होगा। और अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दोनों को हम रोटामर्स के नाम से जानते हैं। ये रोटामर्स क्या है? रोटामर्स है कि ये एथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हमारे पास ये सेंटर पार्ट कार्बन है, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको ऐसे बना देता हूं। इफ द सेंटर पार्ट इज कार्बन और ये इसके साथ 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के, तो हम उसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं जैसे हमारे पास 3 हाइड्रोजन बीच में कार्बन है और अगर इसी के पैरेलल में इस तरह से हाइड्रोजन हो जाते हैं तो होगा क्या? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं ना, तो यहां पर एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पास है। तो इसमें से हम इस वाले को स्टेबल करके इसको इतना घुमा सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ये हमारे पास कंडीशन है, हम इसको इतना घुमा सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे घुमाया तो आप इस ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे हमें ये वाली ज्योमेट्री मिल जाएगी। और इसमें इस H का अगर हमने इसको घुमा दिया, एक कार्बन को स्टेबल करिए, दूसरे कार्बन को घुमा दीजिए, तो यहां का जो H है वो इसके बगल में आ गया। अब इसके पैरेलल में ये नहीं है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर में अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के बीच के एनर्जी के डिफरेंस को देखें तो हमें वो एनर्जी का डिफरेंस 20 किलो जूल में अंतर मिलता है। यानी 20 किलो जूल एनर्जी का अंतर होगा स्टेबल कंडीशन वाले पर। अब दोनों में स्टेबल कौन होगा? अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कैसे होगी, तो इथेन का ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज दीज H आर कमिंग इन पैरेलल वे। ये दोनों एक के सामने एक आ रहा है, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है और एक दूसरे को हम लोग रोटामर्स कहते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें H और H पैरेलल है इसको हम लोग इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर कहेंगे, और जिसमें इसको आपने घुमा दिया इसको हम लोग स्टेजर्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसी का दूसरा एक प्रोजेक्शन दिया साइंटिस्ट न्यूमान्स ने। न्यूमान्स ने क्या बताया कि इसको हम और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसने एक सर्कल बीच में बनाया और 3 हाइड्रोजन को बाहर की तरफ अरेंज किया और इस सर्कल के पीछे 3 हाइड्रोजन को अरेंज किया, और इन दिस डायरेक्शन वी कैन ऑब्जर्व दीज 2 हाइड्रोजन्स आर कमिंग पैरेलल। ये क्लाउड इनका आमने सामने टकराएगा क्योंकि ये पैरेलल आ रहे हैं। अगर आगे वाले स्ट्रक्चर को स्टेबल रखें और पीछे वाले को हम घुमा दें, ठीक है ना, तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा बन जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दोनों से जो एंगल बनेगा इसको हम टॉर्सियन एंगल के नाम से जानते हैं। कौन सा एंगल होता है बच्चों? टॉर्सियन एंगल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डाइहेड्रल एंगल। टॉर्सियन एंगल जो आपने जितना घुमाया, जैसे एक हाइड्रोजन यहां था, अगली बार जो पीछे वाला हाइड्रोजन है आपने इसको इतना घुमा दिया तो आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये आगे का हाइड्रोजन है, ये पीछे का हाइड्रोजन है, अभी पैरेलल थे,
आपने क्या किया, इसको इतना रोटेट कर दिया, अब इसके पैरेलल नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जियन एंगल, या फिर इसी को कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आपसे यहां पर सवाल पूछा जाएगा कि दोनों स्ट्रक्चर्स में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, तो ऑब्वियसली यही स्ट्रक्चर स्टेबल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का रिपल्सन नहीं हो रहा है। तो हमेशा स्टेजर्स आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, और इसी तरह से न्यूमॉन प्रोजेक्शन में भी यही दिखाया गया है, बस थोड़ा सा डायग्राम का फर्क आ गया है। तो दोनों डायग्राम्स के बीच में दो चीजों को याद रखना है। नंबर 1, एनर्जी डिफरेंस, स्टेबल की एनर्जी हमेशा कम होगी और अनस्टेबल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। तो कम वाले की एनर्जी 20 किलोजूल मोल पर मोल में डिफरेंस आएगा। तो यहां पर ये एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा। दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉर्जन एंगल और डिहाइड्रल एंगल। तो डिहाइड्रल या टॉर्जन एंगल क्या है, आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का एंगल। ओके, तो ये हुआ हमारा कन्फर्मेशन फॉर एथिल। अब हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा एल्कीन। चलिए एल्कीन स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये हमें देखना है कि व्हाट आर एल्कीन्स। एल्कीन्स होते क्या है, सबको पता है, CnH2n। ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है। एल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डबल बॉन्ड होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। अगर बच्चों हम डबल बॉन्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो दो कार्बन के बीच में आपको मालूम होना चाहिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस कार्बन का 6, 1s2, 2s2 और 2p2। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन p में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 2s1, 2p3, और इसका भी हो जाएगा 2s1, 2p3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो SS है इसको आमने सामने लगा देंगे। ओके, इस कार्बन का 2s1, इस कार्बन का 2s1, ये दोनों आमने सामने आएंगे तो यहां पर ये ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओके, और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 2p3, और यहां पर भी क्या बचा है, 2p3। ओके, तो हम जरा 2p3 को अरेंज करते हैं, जबकि अगर हमने इसमें n की वैल्यू को 2 लगाया तो फॉर्मूला मिला C2H4। अब आप देखिए हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी है, तो हम यहां से 2p3 को कैसे अरेंज करें। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है, तो एक p के साथ ये हाइड्रोजन बनाएंगे, दूसरे p के साथ ये हाइड्रोजन बनाएंगे, और जो एक p ऑर्बिटल रह जाएगा वो वैकेंट रह जाएगा, उसको हम ऐसे बना देते हैं। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है स्टूडेंट, कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। अब ये pp बॉन्ड यहां पर बनेगा, इसका भी बनाइए। इसका हमने बनाया एक p, इसका ये हमने दूसरा p, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसका एक इसका, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन ही बना दे रहे हैं यहां पर, 2 इसके 2 इसके। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके बीच में, ये ओवरलैपिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसका भी एक p खाली बचा, भाई p थे कितने, 3, p3 थे, एक एक p हाइड्रोजन के साथ एंगेज हो गया। अब एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसका ये p ऑर्बिटल भी यहां पर क्या है, वैकेंट है। और इन दोनों वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में, क्योंकि इस p ऑर्बिटल में भी पूरा 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट का इन द सेंस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है, इसका भी हाफ फील्ड है, इसका भी हाफ फील्ड है। आप यहां पर देख लीजिए, p3 थे, एक p ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, इसके एक p ऑर्बिटल ने इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, p तो 3 थे, एक क्या बचा खाली जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो p ऑर्बिटल बचा
और ये p ऑर्बिटल बचा। बच्चों दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस ये कहीं ना कहीं वैकेंट तो है ये, तो इसके दोनों इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको आप जानते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड इसको बोलते हैं। और पी ओवरलैपिंग यहां पर हो रही है, ये और ये मिलके बनाएंगे पाई बॉन्ड। बच्चों ये पाई बॉन्ड एक्चुअली आप दो देख रहे हैं, दो नहीं है, बीच में जो एस एस ओवरलैपिंग का बना था ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पी है और ये पी है। ओके, इसमें ये वाला मेरा पी है, ये वाला मेरा इस कार्बन का पी ऑर्बिटल है। इनका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से यहां पर बॉन्ड बनाएगा, यानी चारों तरफ से एक आप देखेंगे तो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पी इधर से गया और इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसने कवर कर लिया सिग्मा को। तो पी यहां पर पाई बॉन्ड बनाया, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें एंगल कितना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है 110 पिकोमीटर है। ये वाला मैं नीचे बना दे रहा हूं इसका, ताकि आप याद कर सकें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H H H 110 पिकोमीटर, मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो डिस्टेंस है 110 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल है ये 121 डिग्री 7 मिनट, ये इसका बॉन्ड एंगल है। अगर दो हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल 116 डिग्री, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल एक्चुअली ये 116.6 होता है, तो हम लिखेंगे 116 डिग्री 6 मिनट का इन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा। और डबल बॉन्ड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज 134 पिकोमीटर। ये लेंथ कितनी है, 134 पिकोमीटर। तो बच्चों आपको इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। क्लियर? तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखते हैं इसके किस तरह से इसके IUPAC नेमिंग को लिखा जा सकता है। ओके, चलिए, सो हेडिंग डाल दीजिए IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। लेकिन बेटा IUPAC नेमिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या हम किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को पहचान सकते हैं कि कितने सिग्मा है कितने पाई है? जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवालों को देखें तो आपको लगभग 1 क्वेश्चन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग से जरूर मिलेगा। तो मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें दो चीजों को बताइए। क्या? नंबर 1 इसका IUPAC नेम, और नंबर टू इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, ये बताना है। तो वेरी सिंपल, नेमिंग आप लोग जानते हो, 1 2 3 नेम है प्रोप, कहां पर 1इन लिख सकते हो या फिर प्रोपीन लिख सकते हो इसको। अब बच्चों बात करना है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो आप ये देख लीजिए कि पहले इस स्ट्रक्चर को आप ओपन कर लीजिए और फिर काउंट करेंगे। तो अगर इसको ओपन किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर आ रहा है। तो बेटा जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा, और जहां पर भी डबल होता है वो क्या होता है, उसमें एक सिग्मा और एक पाई। तो ये सब सिग्मा और एक बॉन्ड जो बच रहा है इसका डबल में 1 सिग्मा 1 पाई। तो नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 8 और पाई बॉन्ड हो जाएगा ओनली 1। इस तरह से हमें काउंट करना है कि किसी कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर? चलिए बाकी कुछ और कंपाउंडों की नेमिंग अगर आपको एक नाम और देता हूं और आपको इसमें बताना है कि कितने इसमें पाई बॉन्ड है और कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है। सो आई एम राइटिंग CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको IUPAC नेम बताना है और इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताते हैं। दूसरा CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
इसका भी आपको सेम आईयूपीएसी नाम बताना है, और हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, आपको इसको भी कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ओके, ये आपके लिए है, आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन में आइसोमेरिज्म की बात करनी है। एल्कीन में आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स बच्चों। चलिए, आइसोमेरिज्म इन एल्कीन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर तो पहले बात करते हैं कि सर कितनी तरह के इसके आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है। तो इसमें होती है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरे नंबर पर होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरे नंबर पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और इसके बाद एक स्पेशल आइसोमेरिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली होती है चेन आइसोमेरिज्म। कैसे, क्या होगा, मैं दो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उसके चेन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो आई एम राइटिंग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। नाउ यू काउंट हियर कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन सब में हो रहे हैं। आप यहां पर देखिए 1 2 3 4, कार्बन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन काउंट करिए 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8। अब जरा इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बैलेंसी ज्यादा हो रही थी। अब आप देखिए इसकी बैलेंसी बिल्कुल बराबर है। क्यों, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 4। नाउ यू काउंट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C4 हो गया और H8 हो गया। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो पहले का है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि दोनों में क्या डबल बॉन्ड में अंतर आया, बताइए, नहीं आया। क्यों, आईयूपीएसी नंबरिंग यहां से करो ना, 1 2 3 4 1 2 3, तो डबल बॉन्ड तो पहली पोजीशन पे ही अपनी जगह है। इस मॉलिक्यूल में भी पहली पोजीशन पर भी है, इस मॉलिक्यूल में भी पहली पोजीशन पर है, लेकिन अंतर क्या आया, यहां पर टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 कार्बन और एक मिथाइल ग्रुप निकल गया। इसका मतलब किसमें डिफरेंस आया, चेन में डिफरेंस आया। इसके और इसके चेन में अंतर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसका नाम ब्यूटीन, यानी ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। और यू कैन राइट ब्यूट1इन, और इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो दोनों के चेन में डिफरेंस है। ये देखिए स्ट्रेट चेन बन रही है और इसकी ब्रांच्ड चेन बन रही है। ओके स्टूडेंट, दूसरी आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो दूसरी आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों इसमें क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके, इसमें मतलब होगा पोजीशन बदल जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, बदल जाएगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और CH डबल बॉन्ड CH2 यहां CH2 और CH3। अब आप बताइए दोनों का आईयूपीएसी नेम बताइए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4। अरे भैया कहीं से भी कर लो, कहीं से भी डबल बॉन्ड, उधर से भी जाओगे तो 2 पर आएगा, इधर से भी जाओगे तो 2 पर आएगा। तो दोनों में डबल बॉन्ड यहां पर, यानी ब्यूट2इन इसका नाम हो जाएगा। और यहां पर देखिए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड किस पर आ गया, 1 पर, यानी डबल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में दूसरे कार्बन पर है और एक मॉलिक्यूल में पहले कार्बन पर है। तो यहां पर इसका नाम ब्यूट2इन हो गया, ब्यूट2इन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट1इन। ओके, या ब्यूटीन के नाम से इसको बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा है, सेम। काउंट करिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H8,
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या पोजीशन जो उसके बॉन्डिंग की है वो चेंज हो जाएगी। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द position of double bond will different। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट वन आती है इसकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। भाई रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जरा इसको हम लोग बात करते हैं। रिंग चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है इसकी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए देख लेते हैं होती क्या है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ओके, रिंग चेन का मतलब होगा, मैं यहां पर दो मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। पहला CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एक बना दे रहा हूं मैं ये ट्राइंगल, मतलब एक साइक्लोप्रोपेन बना दिया। टेल मी दोनों में हाइड्रोजन और कार्बन कितने कितने हैं? इसमें C3 और 3 4 5 6 H6 और इसमें भी कितने हैं? हर कॉर्नर पर 2 हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आइसोमेरिज्म है। कितनी बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम तक में पूछा गया है सवाल कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन शो कर रहे हैं? आप कहेंगे सर इसमें तो डबल बॉन्ड है, इसमें तो डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो बच्चों रिंग चेन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। एक और एग्जांपल, फिर दोनों के IUPAC नेम लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मैं एक और कंपाउंड यहां पर लिख दे रहा हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1ene और इसका स्ट्रक्चर दूसरा बनाता हूं ये साइक्लोब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन और 3 4 5 6 7 8 H8 हाइड्रोजन। इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन और सभी जगह 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द एल्कीन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक रिंग विदाउट डबल बॉन्ड। क्या बोला मैंने? व्हेन एन एल्कीन कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक रिंग without any double bond, that called ring chain isomerism, and that type of isomerism molecular mass are same but one compound exist in the chain form and one compound exist in the isomeric ring form। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, उसी ने ये बनाया उसी ने ये बनाया, तो इसको बोलते हैं रिंग चेन। प्लीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई है, इसको आप एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म को। ओके, अगली आइसोमेरिज्म पर चलते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ये एक डिफरेंट आइसोमेरिज्म है। ओके, ये एक डिफरेंट आइसोमेरिज्म है क्योंकि ये तीनों आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है बच्चों? स्ट्रक्चरल। ओके, अब आती है हमारे पास दूसरे नंबर पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? देखो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में होगा और एक मॉलिक्यूल ट्रांस फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कंपाउंड को ये डबल बॉन्ड लगा है बच्चों, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ए है एक हाइड्रोजन ए है। इस डबल बॉन्ड को, ये दो मेरे हैंड मेरे डबल बॉन्ड मान लीजिए, इन डबल बॉन्ड्स को मैक्सिमम आप इतना घुमा सकते हैं, इससे ज्यादा तो घुमा नहीं सकते, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इन दोनों में एक अंतर बनेगा। कैसे? एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH CH3 और H। बेटा ऐसे केस में दोनों CH3 एक तरफ जा रहे हैं
और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ जा रहे हैं। ऐसे केस में जब सेम सेम कंपाउंड एक तरफ आ जाए तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सिस फॉर्म। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, सिस फॉर्म के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा लेटिस पैक होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा। बॉइलिंग पॉइंट मोर, इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। याद रखना, अगर इसको आपने क्या किया, चेंज किया और इसका आपने जो दूसरा आइसोमर बनाया वो कैसे किया? आपने एक को स्टेबल किया और दूसरे के इस टी हैंडल को पकड़ के मोड़ दिया तो ये क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 और H। ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा बेटा। अब दोनों जो सेम सेम थे ग्रुप वो अलग अलग हो गए तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म तो एक बनता है सिस फॉर्म और एक बनता है ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी क्या चीज है? इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में ही ये शो होती है। एक बात, डबल बॉन्डेड कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी चीज, कार्बन के साथ ग्रुप की सिमिलैरिटी ना हो, जिसको कायरलिटी कहते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इससे अंतर कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल घूमा कि नहीं। समझ रहे हो ना? अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया H H C C और डबल बॉन्ड CH, अगर आपने इसको 180 पर घुमा भी दिया तो आपको पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये कायरल कार्बन होना चाहिए, मींस इसके साथ जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तब हम इसका पता लगा सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर इन दोनों के हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका 277 इसका केल्विन मेल्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि ये एक ही तरफ CH3 बच्चों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरे का 274 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना। तो ये दोनों हुए हमारे कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों याद रखना, जो सिस फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, क्योंकि दैट इज मोर पैक। अच्छा पैक ये लेटिस माना जाएगा और ये उतना अच्छा पैक लेटिस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। जल्दी से इसका एसएस लेना हो तो एसएस ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो नंबर 1 फ्रॉम एल्काइंस। अब बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करने पर एल्कीन्स हमें मिलते हैं। एल्काइंस का क्या करना है? हाइड्रोजनेशन। अगर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन आप करें तो एल्कीन मिलेगा, लेकिन यहां पर बात आती है कि हम एल्काइन लिखें और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस पर को लिख दूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। तो इसमें क्या होगा? एक H यहां, एक H यहां, और ये बन जाएगा निकिल का प्रेजेंस दे देंगे HC डबल बॉन्ड CH। एडिशन हो जाएगा। निकिल क्यों यूज किया बेटा? निकिल कैटलिस्ट हाइड्रोजन को एक एक करके, जो निकिल कैटलिस्ट है ये हाइड्रोजन को बाइंड करता है और एक एक करके हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी करवाता है डबल बॉन्ड के कार्बन को, एक एक करके हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कराता है। इसलिए निकिल यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड के रूप में जाना जाएगा। अब लेकिन ये हमारे पास बेटा टर्मिनल एल्काइंस था, क्योंकि दोनों तरफ H है। अब मान के चलिए मैं नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात करूं, RC ट्रिपल बॉन्ड CRS। अब मैंने इसके ऊपर
हाइड्रोजनेशन कराया, निकेल का प्रेजेंस दिया। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसके दो फॉर्म बन सकते हैं। क्या फॉर्म बनेंगे? एक फॉर्म तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड C R-H, और इससे जो दूसरा फॉर्म बनेगा वो बन सकता है क्या? अगर आपने RC ट्रिपल बॉन्ड C R- पर H2 किया तो ये बन सकता है RCH डबल बॉन्ड H और R। अब देखो आप दोनों में क्या अंतर है बेटा? दोनों में क्या अंतर है? ये सिस फॉर्म बन रहा है और ये ट्रांस फॉर्म बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिस कब बनेगा और ट्रांस कब बनेगा? ये तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सिस बन रहा है, ये ट्रांस बन रहा है, तो दोनों के लिए आपको एक डिफरेंस याद रखना है। आपको एक कैटेलिस्ट याद रखना है जिसका नाम होता है लिंडलार कैटेलिस्ट, LINDLARS, लिंडलार कैटेलिस्ट। ये लिंडलार कैटेलिस्ट हमेशा तब यूज होता है जब हमें सिमेट्रिक एल्कीन बनानी होती है। तो यहां पर यूज होगा लिंडलार्स कैटेलिस्ट, ये होगा। अब आप पूछेंगे सर होता क्या है लिंडलार कैटेलिस्ट? तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में कार्बन, आप इसमें बेरियम सल्फेट्स भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो पार्शियली। तो ये लिंडलार कैटेलिस्ट है PD और BaSO4 के साथ, BaSO4 के साथ। अगर आप ये कैटेलिस्ट यूज करेंगे तो हमेशा सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन मिलेगा। अब आप कहेंगे सर हमें तो ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो ट्रांसफॉर्म के लिए आपको सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करने पड़ेंगे। क्या? Na एंड लिक्विड अमोनिया। तो याद रखें, अगर हमने लिक्विड अमोनिया और Na लिया है तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। यानी ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए सोडियम चाहिए और लिक्विड अमोनिया चाहिए, जबकि हमें सिस एल्कीन बनाने के लिए लिंडलार कैटेलिस्ट की जरूरत है, क्योंकि इससे तो दोनों बन सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि RC ट्रिपल बॉन्ड C R- पर हाइड्रोजनेशन कराइए, सिस एल्कीन बनेगा कि ट्रांस? तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि वी आर यूजिंग लिंडलार कैटेलिस्ट, then it will give cis alkene, and if we are using Na and liquid ammonia then it will give trans alkene। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। दूसरा पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, सेकंड पॉइंट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे? अगर हमने लिया CH3CH2Br प्लस KOH की रिएक्शन की एल्कोहलिक, तो बेटा आप एक बात ध्यान रखना, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और इसके जस्ट पीछे का कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो इस पूरी रिएक्शन में होगा क्या? इस पूरी रिएक्शन में ये KBr निकल जाएगा और यहां से एक H चला जाएगा इसके पास, है ना? तो ये क्या बन जाएगा बताइए? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। बच्चों एक बात बताओ, इसमें से हाइड्रोजन कौन से कार्बन से गया? बीटा से गया, इसलिए इस एलिमिनेशन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, हीट को अगर आप दे दें तो रिएक्शन और तेज हो जाएगी। सो प्लीज नोट डाउन करें इसको फटाफट से, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों यहां पर। इसी में अब मैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेट जेफ प्रिंसिपल। तो पहले इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं सेट जेफ प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, कौन सा प्रिंसिपल? सेट जेफ। हेडिंग डालिए SAYTZEFF, सेट जेफ प्रिंसिपल। ये क्या होता है? सेट जेफ प्रिंसिपल होता क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है
जैसे हम लोगों ने CH3 CHBr, ठीक है, CH3 CHBr CH2 CH3, मान के चलिए हमने ये कंपाउंड लिखा, ये CH, ठीक से लिख दो इसको, ओके। मान के चलिए हमने ये कंपाउंड लिया, तो इस कंपाउंड पर अगर हमने KOH किया, एल्कोहलिक KOH लिया, तो सबसे पहले तो इसमें आप अल्फा बीटा पहचानो। तो अल्फा कौन सा हो जाएगा बेटा, ये, क्योंकि इससे Br जुड़ा, इसके रिस्पेक्ट में बीटा ये, इसके रिस्पेक्ट में बीटा ये, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम बढ़ जाएंगे। अब हमें बात करना है कि इनमें से हमें क्या करना है, एक K और एक Br को निकालना है ना बच्चों। तो चलो हम K और Br यहां से निकाला, अगर हमने ये K और Br, तो अब हमें एक H भी हटाना है। अब या तो हम H यहां से हटा सकते हैं, अगर हमने H यहां से हटाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो आप बोलो, इतना तो आप जानते हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। ऐसे केस में जब आपने बीटा से, किनारे वाले से आपने क्या किया, बिल्कुल किनारे वाले से, पहले वाले से हाइड्रोजन हटाया, तो डबल बॉन्ड इधर पहुंचा। बच्चों एक बात याद रखना, वो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिले। तो अल्फा हाइड्रोजन, ये तो आपने बीटा से हटा दिया, यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन मिल ही नहीं रहे इसको, ये इसके आगे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब हम क्या करें, हमें अगर स्टेबल बनाना है तो इसी को मैं एक बार फिर लिखता हूं, CH3 CH2 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर KOH। अब हम क्या करें, दूसरा चांस हमारे पास है कि इस Br और इस K को आप हटाओ और इस H को, यहां पर आपने क्या करना है, इस H को आप यहां से ले जाओ। तो दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा बोलो, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बेटा इस दूसरे केस में डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखिए 3 अल्फा, और ये भाई इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन यहां है, 3 हाइड्रोजन यहां है, तो दोनों तरफ उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं ना। तो सेटजेफ ने बताया था कि डबल बॉन्ड हमेशा वहां जाएगा जहां से उस डबल बॉन्ड को दाएं से अल्फा हाइड्रोजन और बाईं साइड से अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिले। इसलिए दिस कंपाउंड, दिस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। याद रखना है, इसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, ये वाला हो जाएगा माइनर 20% बनेगा, और ये हो जाएगा बच्चों मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट 80% बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या बोला मैंने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेटजेफ प्रिंसिपल ने यह कहा था कि अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे, एक हेलोजन निकल रहा है और एक डिहाइड्रेशन निकल रहा है, तो एक H भी तो जा रहा है इससे, डिहाइड्रो और हेलोजिनेशन, तो H किनारे से जाएगा या बीच से, तो बेटा याद रखना है हेलोजन तो जाएगा, लेकिन H हम ऐसी जगह से निकालेंगे जहां डबल बॉन्ड बीच में बने, क्योंकि जब किसी चेन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसको मिलेंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेटजेफ प्रिंसिपल। नोट कर लेना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग बात करेंगे। अब कौन सी प्रिपरेशन आती है, अब हम एक कंपाउंड लेते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन और उस पर रिएक्शन कराते हैं, या 1,2 डाइब्रोमोएथेन CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसके ऊपर जिंक डस्ट की रिएक्शन कर दीजिए, ये कंपाउंड निकल जाएगा ZnBr2, ये बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। जिंक डस्ट की रिएक्शन करने से यहां से हमें जल्दी से अच्छा खासा एल्कीन यहां से मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कीन को कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग डालते हैं फ्रॉम एल्कोहल। बच्चों
आपको भी पता है एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए एल्कोहल हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। मैं तीनों को लिख रहा हूं, तो फ्रॉम एल्कोहल्स 1 डिग्री एल्कोहल CH3OH, 2 डिग्री एल्कोहल CH3CCH3OHH and 3 डिग्री एल्कोहल CH3CCH3OH और CH3। ये तीनों हैं हमें। अब हमें तीनों पर बेटा क्या करना है? अगर 95% कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 440 केल्विन टेम्परेचर देना है। कितना देना है? 95% H2SO4 440 केल्विन टेम्परेचर, 95% H2SO4 440 केल्विन टेम्परेचर, 95% H2SO4 440 केल्विन टेम्परेचर। तो जानते हो बेटा इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले यहां से डिहाइड्रेशन होगा। अब इस केस में डिहाइड्रेशन कैसे करें? तो हम इसको लिख देंगे CH3CH2OH। हम इसको क्या कर सकते हैं? इथाइल एल्कोहल लेंगे। हमें डिहाइड्रेशन बच्चों करना है, तो क्या करेंगे? एक H यहां से दे दो इसको और ये निकाल दो, तो क्या बनेगा यहां पर? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। दूसरे में आप क्या करें? यहां से भी एक H और एक OH को जाना है, तो यहां से एक H यहां दे दीजिए, तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से क्या करें? यहां से भी तो देना है, तो एक H हम इसको दे दें, तो बनेगा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो यहां पर हमारे पास एथीन बन रहा है, यहां प्रोप 1इन बन रहा है और यहां पर 2 मिथाइल प्रोप 1इन बन रहा है। तो तीनों कंपाउंड्स में सबसे अच्छी रिएक्शन कौन देगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का जो रिएक्शन होगी दैट विल बी वेरी मच फास्ट, क्योंकि हम लोगों ने उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था कि 3 डिग्रीज आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री क्योंकि जब ये टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। तो इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल्स। सबसे अच्छी तरीके से एल्कीन्स को बेटा क्या करते हैं? देते हैं सबसे अच्छी तरह से। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब लास्ट प्रिपरेशन हमारे पास बची है और वो है हमारे पास कोलबेज सिंथेसिस प्रोसेस या कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है? कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बेटा, कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें हम लोग पोटेशियम सक्सीनेट को यूज करते हैं। CH2COOK सिंगल बॉन्ड CH2COOK। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर देना है एक्वस मीडियम में, तो ये इतना कंपाउंड अलग हो जाएगा। CH2COO- सिंगल बॉन्ड CH2COO-। इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। जैसे ही -2 इलेक्ट्रॉन करेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO2 बचेगा। अब बचा क्या था? ये 2K बचा था। इसका क्या होगा? तो ये बन जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस 2H2O, इट विल गिव्स 2KOH प्लस H2। तो ये प्रोसेस निकल जाएगी। अब एनाइन की रिएक्शन एनोड पर, तो आपको CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये एनाइन है बच्चों याद रखना, एक A2A मतलब एनाइन टू एनोड A2A, ये आपको याद रखना है। और कैटाइन टू कैथोड C2C, ये याद रखना है। कैटाइन्स कहां जाके डिपोजिट होगा? कैटाइन जाएगा कैथोड पर C2C। एनाइन कहां जाएगा? एनाइन टू एनोड A2A। तो ये यहां पर हमें कहां मिल गया? एट कैटाइन एनाइन टू एनोड एट
एनोड। तो बच्चों ये हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर हुई। आखिरी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ जब हमने बात की थी कि C2H5OH और H2SO4 दैट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। नाउ अगले लेक्चर में हम एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। बेटा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।